वेलकम बैक एवरीवन। इस चैप्टर में हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर है एंड विल बिगिन विद दिस चैप्टर। तो देखो, इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, किसके हम मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजमेंट एक अच्छी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट वर्ड तो सबने ही अपनी लाइफ में सुना होगा। हम क्या क्या मैनेज करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, हमारा जो जो काम है हम उसे मैनेज करते हैं ताकि हम सारे काम को टाइमली कर पाए। किसी काम में हमें 1 घंटा लगना था पर हमने ठीक से मैनेज नहीं करा तो उसमें 5 घंटे लग गए, और जिसमें ज्यादा टाइम लगाना चाहिए था उसके लिए टाइम ही नहीं बचा। तो ये पुअर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर तुमने मैनेजमेंट ठीक से करा है तो तुम्हारा कॉस्ट कम आएगा, प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहेगा, प्रॉफिट ठीक से आएंगे। राइट। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या है। तो फर्स्ट विल सी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मैरी एंड डगलस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। तो पहले तो देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ना एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, कॉमन गोल का मतलब क्या होता है? अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कॉमन गोल हो सकता है कि हमें बाय एंड ऑफ द ईयर 50% जो प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था अब हम बढ़ा देंगे, हमारा 50% प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए। तो ये कॉमन गोल हो गया। अब जो भी उस कोऑपरेटिव ग्रुप है अंदर, मैनेजमेंट के जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं एक कंपनी में, वो सब इसी तरीके से फंक्शन करेंगे कि हमारा कॉमन गोल अचीव हो जाए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, वो उतना ही रॉ मटेरियल परचेज करेगा जिससे कॉस्ट ओवर कॉस्ट ना हो, ज्यादा कोई वेस्टेज ना हो, हमारी प्राइसिंग भी वैसे ही डिसाइड होगी। राइट। तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं जो यहाँ है। तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हम प्लानिंग करते हैं, देखो प्राइमरी प्रोसेस है ये, प्राइमरी एक्टिविटी है कि हम प्लानिंग करेंगे मैनेजमेंट में। हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट effectively एंड efficiently। ठीक है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं। प्लान क्या? प्लान देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं उससे पहले हम प्लान करते हैं। अब प्लान करने हम क्या क्या कर सकते हैं? हम बजट बना सकते हैं कि हमारा पूरे ईयर में कितना एक्सपेंस होना चाहिए, कितने रेवेन्यू जनरेट हो जानी चाहिए, कितना कैश आएगा, कितना क्रेडिट होगा। ये एक प्लान, हमने बजट बना लिया। अब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग किसे करेंगे? अपने टास्क को, अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टास्क को, जो भी हमारी एक्टिविटी है उसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि ठीक है, ये वाला एम्प्लॉय ये वाला काम करेगा क्योंकि उसके पास इसकी स्पेशलाइजेशन है, वो ये काम कर सकता है। फिर हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने में हम क्या देखेंगे कि हमने जो प्लान बनाया था, प्लानिंग करी थी, इसमें हम बजट्स बनाए थे हमने, क्या जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेविएशंस आ रही है। तो हम रीजंस चेक करेंगे कि डेविएशंस क्यों आ रही है। मैनेजमेंट का काम क्या है? ये जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग है, ये मैनेजमेंट का काम है। तो जब हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग कर लेते हैं तो एक तरीके से हमारा मैनेजमेंट का जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो टारगेट है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे अचीव करते हैं। तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का एक डिफरेंशिएशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना उसी से कंसेप्ट निकलता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट एम्स टू ब्रिंग द efforts of people working in an organization to achieve the common goal effectively and efficiently। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का डिटेल मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस रिफर्स टू प्राइमरी एक्टिविटी जिसके अंदर हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। अब इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है? देखो, तुम्हें तुम्हारे मैनेजर ने बोला कि तुम्हें ये टास्क करना है और ये टास्क तुम्हारा 24 आवर्स में हो जाना चाहिए, बट तुमने 2 दिन लगा दिए। तो तुमने एक्स्ट्रा टाइम लिया, मतलब तुमने टाइम को वेस्ट करा। तुम्हें जितना टाइम अलॉट हुआ था, जितना स्टैंडर्ड टाइम था, तुमने उससे ज्यादा ले लिया। तो ये टाइम वेस्ट हुआ, तुम इफेक्टिव नहीं थे। इफेक्टिव होने का मतलब है कि जो गिवन टाइम फ्रेम है, जो अलॉटेड टाइम फ्रेम है, तुम उसके अंदर काम करके सबमिट करो। ठीक है, तो द टर्म इफेक्टिवली refers टू completion ऑफ गिवन टास्क इन द allotted टाइम फ्रेम। अब एफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो एफिशिएंट में क्या होता है? अब तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें बोला कि 5 kg रॉ मटेरियल है, इससे तुम्हें 2 kg का फिनिश्ड गुड बनाना है।
तुम्हें 5 kg रॉ मटेरियल यूज करके जो फिनिश गुड है वो 2 kg का बनना चाहिए, बट तुम्हारा 1 kg का ही बना, तो तुमने 1 kg की वेस्ट कर दी ना। तुम्हारा स्टैंडर्ड आउटपुट तो 2 kg होना चाहिए था, तुमने एक किलोग्राम ही बनाया, तो वो वेस्ट हो गया। तो तुम एफिशिएंट नहीं हुए। एफिशिएंट होने का मतलब होता है कि तुम मिनिमम कॉस्ट में, देखो, मिनिमम कॉस्ट में सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कर दो रिसोर्सेज का, वेस्ट ना करो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो एफिशिएंट क्या है, द टर्म एफिशिएंट मींस कंप्लीटिंग द टास्क विद इन मिनिमम कॉस्ट एज वेल एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव में टाइम आ जाता है, एफिशिएंट में हम कॉस्ट को देखते हैं और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने अभी डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन के बाद हमने देख लिया, कंसेप्ट देख लिया, और इफेक्टिवली और एफिशिएंट का मतलब देख लिया। अब हमें देखना डिफरेंस क्या है इफेक्टिव होने में और एफिशिएंट होने में। देखो इंपॉर्टेंट तो दोनों है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, क्योंकि तुम सिर्फ कॉस्ट 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 बचा रहे हो पर टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, तो इट्स नॉट बेनिफिशियल ना, लॉन्ग टर्म में दिक्कत आ जाएगी। और वैसे ही अगर तुम सिर्फ टाइम पे काम कर रहे हो बट कॉस्ट बहुत लगा रहे हो, तो तुम तो लॉस में चले जाओगे। अब बेसिस पे पहले डिफरेंस क्या है, मीनिंग। मीनिंग तो यही है कि देखो टाइम फ्रेम में काम करना, गिवन टाइम फ्रेम में काम करोगे तो इफेक्टिवनेस है तुम्हारी, बढ़ तुम्हारी इफेक्टिवनेस सही है। और इसमें क्या है, मिनिमम वेस्टेज करो और मिनिमम कॉस्ट, ना पैसा ज्यादा लगाओ ना वेस्टेज करो। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि टाइम पे काम हो, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम यूज करे रिसोर्सेज का, कोई रिसोर्स वेस्ट ना हो, और मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट का ज्यादा कॉस्ट ना लगे, ज्यादा खर्चा ना हो। मेन एलिमेंट क्या है, इफेक्टिव का मेन एलिमेंट है टाइम। हम देखा था टाइम पे काम होना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट करना है। और एफिशिएंट का मेन एलिमेंट है कॉस्ट। ठीक है, ये था डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो हमने एग्जांपल के साथ समझ लिया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ये। क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि टुवर्ड्स कॉमन गोल, ये जो सारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग हम करते हैं, इसे हम किस लिए करते हैं, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। हमारे एग्जाम्पल में हम कॉमन गोल ले लेते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो, देखो हर कंपनी में छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा मेन गोल तो एक कंपनी का प्रॉफिट कमाना है, तो सारे डिपार्टमेंट को अपने जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है उसे इस तरीके से अलाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो एंड रिजल्ट है उसमें प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, organization's existence is based on objectives and management is the process which unites the effort of every individual to achieve the goal, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस ही उसके ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होता है कि हम, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी क्यों है भाई, हम प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं। तो हम काम उस तरीके से करेंगे ना, जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं सब उसी तरफ काम करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो। दूसरा परवेसिव। देखो परवेसिव का क्या मतलब होता है, जो हर जगह चले। ठीक है, मतलब यहाँ भी माना जा रहा है वहां भी माना जा रहा है, मतलब हर जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी हो। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। हर कंपनी में मैनेजमेंट होता है, तुम अपनी पढ़ाई में भी मैनेजमेंट करते हो, हर इंसान मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, है ना, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, तुम्हें मैनेजमेंट करना तो जरूरी है ना, तुम्हारे पास कहाँ से फंड आ रहा है, उस फंड को कहाँ लगाओगे, ये सब मैनेजमेंट है। तीसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, उसके बहुत सारे डायमेंशन है, हम उसको अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हैं। इट डज नॉट कंटेन वन एक्टिविटी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग 3 मेन एक्टिविटीज। देखो 3 एक्टिविटीज मेन बताइए, हाउस, पीपल एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब चौथा देखो, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट देखो हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस तो कंटिन्यूअस ही होता है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अब ये नहीं कि तुम्हारे ये साल खत्म हो गया, प्रॉफिट आ गया, अब अगले साल की मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगले साल और अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, शायद किसी नए गोल के साथ करें। ठीक है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस व्हिच परफॉर्म कंटिन्यूअसली। इंटर रिलेटेड का मतलब जो कि आपस में रिलेटेड होते हैं, ऐसी सीरीज, ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं, है ना, और कंटिन्यूअसली उसे करते रहते हैं।
पांचवा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, सब लोग साथ में करते हैं, जितने भी कंपनी के इंडिविजुअल है, एम्प्लॉयज है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सब साथ में काम करते हैं। ऊपर हमने फोर्थ में देखा ना, इंटर रिलेटेड फंक्शन है, तो ये इंटर रिलेटेड इससे भी मिला हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल, है ना, एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। सब हेल्प करते हैं गोल में, गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। अब देखो, मैनेजमेंट दिखती थोड़ी है, मैनेजमेंट दिखती थोड़ी है, पर मैनेजमेंट है ना। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड ओनली, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड ओनली, इट कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, है ना। देख और छू नहीं सकते, बट तुम काम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट दिख जाता है। अगर अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हो तो तुम्हारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। जैसे हमारा गोल अभी तो फिलहाल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट तुम्हारे बढ़ जाएंगे, दिख जाएगा। तो मैनेजमेंट ये नहीं है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाते तभी तो हम काम करते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट है तो हम काम किस तरफ करेंगे, है ना। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव, जो अभी के फिलहाल एग्जांपल में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो हमें पता है हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कितना करना है और कितने टाइम में करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर्ड रिजल्ट्स दैट ड्राइव द मैनेजमेंट टू वर्क टुवर्ड्स इट, है ना। अब थ्री मेन ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हम मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या ऑब्जेक्टिव होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन objectives are those objectives that are set by the management of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने क्या ऑब्जेक्टिव सेट करा है, विद द प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड। अब टाइम भी ऐसा नहीं कि हमने बस मन में बना लिया कि भाई 1 करोड़ प्रॉफिट कमाना है, कितना कितने टाइम में कमाना है यही नहीं पता, तो ये तो वेग हो गया ना। तुम्हें टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने टाइम में तुम कमा सकते हो। अब तुम बोल दो भाई नेक्स्ट 2 days में कमाना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। So an organization has different types of objectives to be achieved. These objectives are determined in consideration to the different interests of stakeholders। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर, जितने भी लोग कंपनी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे डेटर्स, हमारे सप्लायर्स, गवर्नमेंट भी हमारा इंटरेस्ट रखती है, तो उनको स्टेक होल्डर कहते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑब्जेक्टिव्स को बनाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे जो रिसोर्सेज है भाई उनका पूरा यूज करे, ढंग से यूज करे, ना वेस्ट करे, ठीक है। इन द मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर, मतलब टाइम भी ना वेस्ट हो और फालतू का खर्चा भी ना हो। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। देखो क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ। अगर देखो पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखो, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाओगे तभी तो तुम भाई तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम आगे कुछ करोगे, है ना। एनी पर्सन इंडिविजुअल हु रन अ बिजनेस हैज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, भाई प्रॉफिट तो एक अल्टीमेट, बेसिक बात है कि प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो तुम क्यों बिजनेस करोगे ना। ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मैनेजमेंट इंश्योर्स टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, है ना, सफिशिएंट प्रॉफिट जो कि हमारी नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो प्रॉफिट कमाना, पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। अब दूसरा आ जाता है सर्वाइवल। अब तुम्हारे पास प्रॉफिट है, तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम सर्वाइव करोगे ना। अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा तो ये जो डायनेमिक मार्केट है इसमें तुम सर्वाइव कैसे करोगे। तुम्हारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, मार्केट में कोई नई कंडीशन, कोई नया ट्रेंड आ जाता है, तो तुम वो चीज, तुम्हारे पास प्रॉफिट नहीं होगा तो तुम नहीं ला पाओगे अपने आप में नया ट्रेंड, तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इंश्योरिंग सर्वाइवल इन द मार्केट इन द लॉन्ग रन बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ग्रोथ देख लेते हैं। अब ग्रोथ भी यही है, सर्वाइवल। पहले तुमने प्रॉफिट कमाया, अब तुम सर्वाइव कर रहे हो, अब तुम्हें एक सर्वाइव करके एक पोजीशन तो बना ली है मार्केट में, अब तुम ग्रोथ की तरफ जाओगे, ठीक है। मैनेजमेंट शुड एम टुवर्ड्स कंटिन्यूअस इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इट इज द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टू सिक्योर मैक्सिमम रिजल्ट्स थ्रू मिनिमम रिसोर्स टू इंक्रीज प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। पहला पहला ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो कि फर्दर सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ में डिवाइडेड है। दूसरा देख लो, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो सोशल मतलब हमारी सोसाइटी से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब तुमने तुम्हारी बिजनेस बना लिया, तो अब तुमसे सोसाइटी भी तो कुछ एक्सेप्ट करेगी, है ना, करेगी ना, एक्सपेक्ट करेगी कि तुमने भाई हमारी सोसाइटी में बिजनेस बनाया, तुम हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो कुछ हमारा भी तो फायदा करो। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स डजंट सोनली हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, it also has some social obligations or social objectives to fulfill towards the society।
दिस मे डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ये हो सकता है सोशल ऑब्जेक्टिव कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, दूसरे का हो सकता है कि हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। अब तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, each and every individual joins an organization for pursuing their personal objectives. Some join for good package, है ना, सबका अपना अपना भी ऑब्जेक्टिव होता है, किसी को अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, कोई सिर्फ सर्वाइवल के लिए आया है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, है ना, अपना अपना सबका जो भी ऑब्जेक्टिव है। It is important for an organization to identify personal objectives to integrate it with the organization objective to bring harmony in organization. अब देखो ऑर्गेनाइजेशन को तो ये पता है कि जो जो बंदा हमारे यहाँ काम कर रहा है भाई सबकी अपनी अपनी नीड से, कोई तो सिर्फ सैलरी लेना आया है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है भाई, हमारी मैनेजमेंट के लिए तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, क्या पता वो एफिशिएंट ना हो, एफिशिएंटली काम ना करे। तो अब हम उनके हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि उनको भी भाई समझाया जाए कि ठीक है तुम्हारी सैलरी आ रही है, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो ऐसे काम करे कि ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ। ठीक है। स्टेक्स और ऑब्जेक्टिव के बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि अब इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो भाई क्या कुछ बुरा होगा। तो पहला देखो, मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब जैसे हमने अभी देखा था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग तरीके के लोग आते हैं अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के साथ, अगर हमारी मैनेजमेंट नहीं होगी तो उनको यूनाइट कैसे करेंगे कि वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो इट इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ काम करे, भाई ये मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब देखा था हमने कि वेस्टेज कम हो रही है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो देखो, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है थ्रू बेटर प्लानिंग। मैनेजमेंट होगी तभी तो हम प्लानिंग, मैनेजमेंट की तो एक्टिविटीज है ये, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना। ठीक है। तीसरा क्या, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, हमें पढ़ा ना कि अलग अलग, जैसे एकदम ही हमारा चेंज होता रहता है सब कुछ, एकदम से कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, जैसे कोविड आ गया, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना बहुत डायनेमिक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। तो अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, हमारी प्लानिंग अच्छी है कि हमने रिजर्व बना रखी है, ऐसा ऐसा कुछ कंटिजेंट हो सके हमने इसका सोच रखा है, तो हमारा सरवाइव करने का ना एक अच्छा सरवाइव अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट, thus managers keep changes uh, manage keep changes in the organization to match environmental changes। जैसे जैसे environment चेंज होगी वैसे ही हमारा मैनेज करने का तरीका भी इवॉल्व करेगा। चौथा देखो, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जो इंडिविजुअल थे जिनको हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ डिवोट किया कि भाई तुम ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ भी काम करो, उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी तो देखेंगे कि क्या वो अपने लिए क्या चाहते हैं। तो देखो, अगर हम उनको मोटिवेट करें, ठीक है, कि तुम ठीक है तुम पार्टिसिपेट करो, तुम अलग अलग चीजें सीखो, अच्छी लीडरशिप, अगर हम अच्छे लीडर हैं हम उन्हें बोलेंगे अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है हो सकता है तुम दूसरे काम के लिए तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट डालते हैं तो शायद वहां ज्यादा अच्छा परफॉर्म करो, और अगर वहां भी नहीं कर पाओ तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, तुम अगर अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है तुम अच्छे से परफॉर्म कर सको। ठीक है। तो फिफ्थ क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे करते हैं देखो, इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना, अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो हम सर्विसेज भी अच्छी देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ना। सोसाइटी के हमने ऑब्जेक्टिव में भी ये देखा था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक ऑब्जेक्टिव है, तो मैनेजमेंट इसमें हेल्प करती है ना, न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट करना, डेवलपमेंट इसी से होती है। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो देखो, मैनेजमेंट हैज इवॉल्व ओवर टाइम। इवॉल्व क्यों किया, क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है। अर्लियर इट वाज बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, or we may state them as conventions that evolve slowly and gradually as per ever changing needs। तो क्या रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं कि तुम्हारे बताते हैं कि तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो ये करो, ये प्रॉब्लम आती है तो ये करो। तो मैनेजमेंट में करते बेसिकली यही है, बट नहीं ना, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हें दो तीन चीजें लिख के दे दी उस हिसाब सब कुछ चलेगा, तो नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो हम देखेंगे मैनेजमेंट एक आर्ट भी हो सकता है, मैनेजमेंट एक साइंस भी हो सकता है और एक प्रोफेशन भी हो सकता है। ठीक है।
तो ये चेक करने के लिए ना हम, जैसे आर्ट है तो आर्ट की प्रॉपर्टीज, जो आर्ट की फीचर्स है उसको लिस्ट डाउन करेंगे और उसको मैच करेंगे कि क्या ये वाला फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच होता है या नहीं होता है। तो पहला देखो, आर्ट क्या होता है। आर्ट refers to putting the knowledge and capabilities into practice so as to achieve the desired results। अब देखो आर्ट क्या होता है, किसी का सिंगिंग का आर्ट होता है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है, स्केच बड़ा अच्छा बनाता है, तो ये उनकी आर्ट है ना, ये सबकी अलग होती है। एक तो उनकी कैपेबिलिटी पे, उनके नॉलेज पे, उनके स्किल्स पे ये डिपेंड करती है। इट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, स्टडी और एक्सपीरियंस। ऑब्जर्व करके भी आ सकती है, तुम पढ़ के ला सकते हो, और एक्सपीरियंस भी होता है लोगों को ना। तो आर्ट ऐसे इवॉल्व करता है। अब हम देखेंगे कि इसकी फीचर मैनेजमेंट से मैच होते हैं या नहीं होते। पहला क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज। अब देखो मैनेजमेंट में तो थियोरेटिकल नॉलेज होती है ना, थ्योरी तो होती है। तो आर्ट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन थियोरेटिकल नॉलेज, आर्ट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू इंडिविजुअल्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स बाय पुटिंग द अवेलेबल नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, है ना। आर्ट में भी क्या, वो नॉलेज को प्रैक्टिस में लाते हैं आर्ट, है ना। और मैनेजमेंट में क्या, मैनेजमेंट इस तरीके से मैनेज करता है। ये आर्ट है मैनेजमेंट का, कि लोगों से काम करवाने का। मैं पढ़ा ना मैनेजमेंट में कैसे हम इंडिविजुअल को परसुएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ वो डिवोट हो जाए। ठीक है, तो पहला तो ये मैच हो गया। अब दूसरा देखिए, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। द यूज ऑफ नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हेंस मैनेजमेंट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल स्किल। और देखो आर्ट भी सबकी अलग होती है ना, सबके स्किल पर डिपेंड करती है, तो मैनेजमेंट भी अलग है। किसी मैनेजर ने काफी सालों तक किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो उसकी स्किल अलग होगी उस इंसान से जिसने बहुत, मान लो 10 साल तक किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, है ना। डिफर करता है, हमेशा डिफर करता है। उनका टाइप ऑफ वर्क हमेशा डिफर करेगा, सेम काम कर रहे हैं बट सबका करने का तरीका अलग होता है। जैसे एग्जांपल देगा, टू सिंगर्स विल ऑलवेज परफॉर्म डिफरेंटली। अब क्या, उनकी आवाज अलग है, उनका जो भी प्रैक्टिस है सब कुछ अलग है। तो ये भी मैच हो गया। तीसरा देखते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। या गोल, हमारा गोल क्या, उस हिसाब से काम करते हैं, और रिजल्ट कैसा आ रहा है उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एज फॉर आर्ट मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रैक्टिस, है ना। आर्ट में भी और मैनेजमेंट में भी, दोनों में प्रैक्टिस लगती है। दोनों को कंटिन्यूअसली हमें करना होता है ताकि हमारे स्किल्स वगैरह अच्छे से रहे, हमारी क्रिएटिविटी लगती है। तो मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें तीनों के तीनों फीचर मैच हो गए। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये हो गया हमारा एक चीज टिक। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो साइंस क्या होता है, देखो, इट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। It is made of universally acknowledged concepts that define the relationship between cause and effect। देखो साइंस तो हमारा सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, कि मतलब तुम्हारा जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो कोई ना कोई थ्योरी देते हैं, तो भाई उसका एक्सपेरिमेंट भी होता है ना। इट इज प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉज और इफेक्ट बेस्ड होता है। अब देखिए मैनेजमेंट से मैच होता है नहीं, तो पहला देखो, अ वेल बॉडी, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट is a systemized body of knowledge with its own set of ideas and concepts based on cause and effect relationship। तो पहले मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है जो कि कॉज एंड इफेक्ट हैज, उसके खुद के ही कंसेप्ट होते हैं, उसके खुद के कंसेप्ट होते हैं। जैसे साइंस के खुद के कंसेप्ट होते हैं ना, तो वैसे इसके भी कंसेप्ट होते हैं। तो पहला तो मैच हो गया। अब दूसरा देखते हैं, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस में तो ये होता है ना, हमने पढ़ा, हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने जो भी लैब जाते थे तो एक्सपेरिमेंट करते थे, हम ऑब्जर्वेशन लिखते थे, तो उस पे साइंस तो बेस्ड होती ही होती है। मैनेजमेंट भी होती है, तुमने मैनेज करा, तुमने अपने एंड ऑफ द ईयर पे रिजल्ट देखा कि जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था, उसमें क्या क्या डेविएशन आया, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो ये भी हो गया मैच। ठीक है, अब देखते हैं, पर इसमें एक अ, अब देखो तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन लाइक दैट ऑफ साइंस। द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट is imparted to the managers just has to be tailored as per the requirement of ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। देखो साइंस में तो देखो तुमने जो जैसे साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दे दी, उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो सबका सेम ही होता है। तुम अगर सेम केमिकल्स का केमिकल से एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हारे भी रिजल्ट सेम आएगा, सेम क्वांटिटी यूज कर रहे हो, सेम जो भी सब यूज कर रहे हो। तो लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता ना,
अगर तुम्हारी तो ठीक है, दोनों ही प्रॉफिट मेकिंग मैनेजमेंट, दोनों ही शू मेकिंग मैनेजमेंट, दोनों ही शू मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, पर डिफर करता है। तुम्हारे यहाँ कैसे लोग काम करते हैं उससे डिफर करता है, कितना उनकी क्वालिफिकेशन उससे भी डिफरेंट करता है, तो टेलर करना पड़ता है, सब अपने हिसाब से चीजों को बनाना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ना पूरी तरीके से साइंस नहीं है, मैनेजमेंट साइंस पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि सारे फीचर्स नहीं मैच है। अब हम देखिए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो प्रोफेशन के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि प्रोफेशन कैसे अलग होता है, ठीक है। अ वोकेशन दैट रिक्वायर्स स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, स्पेसिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर्विस मोटिवेशन, ठीक है। एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इज रेफर टू अ प्रोफेशन। जैसे सीए है, सीए का एक कोड ऑफ कंडक्ट है आईसीआई के अंडर, उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, सारी स्पेसिफाइड नॉलेज सब कुछ डिफाइंड है आईसीआई के अंडर, तो सीए एक प्रोफेशन है, राइट। अब देखते हैं फीचर्स। तो पहला स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। मैनेजमेंट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है। तो ये हो गया, मैच हो गया। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है, so ये वही इंसान बन सकता है जो मतलब जो उसने एग्जाम्स दिए हो, मतलब समझ, मतलब एग्जाम्स दिए हो, उसने प्रैक्टिस करी हो, उसके पास सीओपी हो, है ना। तो प्रोफेशन की तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है ना, एग्जामिनेशन वगैरह से, राइट। पर मैनेजमेंट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कि तुम्हें यही वाली डिग्री चाहिए, तुम्हारे पास स्किल्स है, तुमने सीख लिया, तुम मैनेज कर सकते हो तो करो। तो ये वाला फीचर मैच नहीं हुआ। स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब था, कोई लीगल बॉडी, ठीक है। जैसे आईसीआई है, अभी हमने डिस्कस किया था, सीए के लिए आईसीएआई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आईसीएआई है एक बॉडी, लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। देखो, एसोसिएशन जरूर है, जैसे कि इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। अब देखो कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी मैच नहीं हुआ। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, लाइक एवरी प्रोफेशन मैनेजर्स आल्सो हैव कोड ऑफ कंडक्ट, but it does not legally bind a manager to compare as compared to professional code of conduct। अरे तो लेकिन सीए के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तो है, तुम्हें उससे मैच करना ही करना पड़ेगा, लेकिन मैनेजर में ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ऑब्वियसली अलग है। फिर हमने देखा था कि स्पेशलाइज नॉलेज वगैरह होती है, सबका टेलर मेड करते हैं, तो इट डज नॉट फॉलो एग्जैक्टली द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये मैच नहीं हुआ। सर्विस मोटिव, मैनेजर्स एम टू सर्व द सोसाइटी सिमिलर लाइक प्रोफेशन, ठीक है, ये तो मैच हो गया, ठीक है। तो पूरी तरीके से प्रोफेशन भी नहीं है, ठीक है, और साइंस भी नहीं था। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, फुल्ली तरीके से तो आर्ट है, बाकी प्रोफेशन का सिर्फ ये वाला मैच हुआ, और साइंस का ये दोनों, ठीक है। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, और तीसरा ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशन लेवल में फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, जो असली में काम कर रहे होते हैं, लो लेवल, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज को। मिडिल लेवल इनके ऊपर वाले, ऑपरेशन लेवल के ऊपर वाले, ठीक है। ये लिंक बनाते हैं, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक बनाते हैं, ठीक है। ये टॉप लेवल वालों को रिपोर्ट्स देते हैं, नीचे से ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिपोर्ट्स लेते हैं। अब टॉप लेवल में कौन होता है, सीईओज आते हैं, सीएफओज आते हैं, ये लोग एक्चुअल में ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लोग करते हैं प्लानिंग, सारे बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, सब कुछ ये लोग करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, प्लान करते हैं, एडवांस में प्लान करते हैं ना। ऑब्वियसली प्लानिंग का मतलब ही क्या है, तुम चीज करने के बाद प्लान करोगे तो इट इज नॉट प्लानिंग है, तुम पहले प्लान करते हो। कैसे प्लान बनाते हैं, प्लान बनाते हैं हम कैसे, कि कैसे हम गोल को अचीव करेंगे, और गोल को हम अचीव कैसे करेंगे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ड्यूटी असाइन करते हैं कि तुम क्या काम करोगे, ग्रुप टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड अलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक। अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने का क्या मतलब होता है, तो ए और बी है, ए सुपीरियर है बी का, तो ए के पास अथॉरिटी है, ठीक है, और बी को ये मानना पड़ेगा ना, क्योंकि बी तो सबऑर्डिनेट हो गया। अब स्टाफिंग आ जाते हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पीपल को राइट जॉब पे रखना, जिसकी राइट क्वालिफिकेशन है उसी को रखेंगे ना, उसी राइट जॉब। अब गलत जॉब पे डाल दोगे तो भाई वो तो फिर वेस्टेज करेगा ना, वो एफिशिएंटली काम करना, इफेक्टिवली काम करेगा, जो कि इफेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। अब डायरेक्टिंग देखो, डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो अच्छे से टास्क को कर सके। कंट्रोल करना मतलब जो हमारा, जो भी हमारा प्लान किया था हमने, तो हमारा एक्चुअली जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ, तो उसमें क्या डिफरेंस आया, अब हम उसको देखते हैं, डाइवर्स जो भी हमारा डिफरेंस आता है उसको मैच करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों आया होगा, फिर आगे हम उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं। फिर ये करने के बाद दोबारा से
ये प्लानिंग पे आ जाता है ना, हमने देखा था कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। अभी हमें मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखा, मैनेजमेंट डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन, एज अ साइंस देखा, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देखे। कोऑर्डिनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।